कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेंडूगिरी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों के कौन से अहम ट्रिगर होंगे जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। कल भारतीय बाजारों में आखिर कैसा कारोबार होता हुआ दिखे। कल हफ्ते का आखिरी कारोबार सत्र है, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी के दिन हमने देखा कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि बाजार जो है जैसे तैसे जो है हर निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। तो अगले आधे घंटे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वीकली एक्सपायरी के बाद कल से जब शुरुआत होगी बाजार की नए वीकली एक्सपायरी वीकली की, तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इसके अलावा कई सारे छोटे मौजूदा सेक्टर्स थे जहाँ एक अच्छी मजबूती थी, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ क्या करना चाहिए आपको। दर्शकों के सवाल जवाब चर्चा करेंगे, क्या खरीदे क्या बेचे में, जिसमें कि हमारे जानकार जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो बताएंगे कि कौन से शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में है जिसमें आपको निकलना चाहिए, किसमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए और कौन से शेयरों पे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इसके अलावा वीआईपी सेगमेंट में आपको बताएंगे ऐसे शेयर जिसमें कि निवेश के लिहाज से आप निवेश करके चल सकते हैं, हमारे जानकार बताएंगे। और दो जानकार हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। गिरीश सुडानी जी स्वास्थ्यिका से हैं, इसके अलावा निखिलेश पावस्कर है तनिषा एकेडमी से। इन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार को लेकर क्या रहा है, दर्शकों के सवाल पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और वीआईपी शेयर्स कौन से हैं। आप चाहें तो अपने सवाल शो में भेज सकते हैं, चूंकि इसमें दर्शकों के सवाल भी लेते हैं। व्हाट्सएप करना है आपको, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आपको अपना नाम, आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर है, किस भाव पे है, कहाँ से आपने ये सवाल भेजा है, ये सारी जानकारी आप उसमें लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा आप 89 स्वदेश के ट्विटर हैंडल पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, हमें फॉलो कीजिए। वहाँ KKT लिखना है आपको, यानी कल की तैयारी स्पेस देना है, अपना सवाल भेज देना है। इसके अलावा यूट्यूब पे जब ये वीडियो अपलोड होगा वहाँ भी आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल भेज सकते हैं। वहाँ से भी हम सवाल लेंगे और जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि इन शेयरों में क्या करनी चाहिए। लेकिन जानकारों से बात करने से पहले एक बात देखते हैं इस भारतीय बाजारों में हुआ क्या। वीकली एक्सपायरी का दिन था तो हमने देखा कि बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला जैसे कि उम्मीद थी और कमोबेश यही देखने को मिला। निफ्टी आज 17 एक बार के लिए फिर से 17,600 के नीचे फिसला, लेकिन अच्छी बात यह है कि 17,600 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। 17,688 का हाई था, कह सकते हैं कि 17,700 को नहीं पार कर पाया और 17,600 के ऊपर के नीचे नहीं बंद हुआ। ये अच्छी बात है और ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा निफ्टी के चाल में कि निफ्टी में आखिर हो क्या रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ भी कमोबेश रुझान जो है निफ्टी के मुताबिक ही देखने को मिला, ना बहुत ज़्यादा तेजी ना बहुत ज़्यादा गिरावट। लास्ट के एक घंटे में थोड़ी रिकवरी निचले स्तर से देखने को मिली और 115 अंकों की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। 42,000 को इसने होल्ड किया आज के ट्रेड में, ये एक अच्छी बात थी। 42,108 का लो बनाया था। अगर निफ्टी के गेनर स्टॉक्स की बात करें तो कई सारे स्टॉक्स थे जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। टाटा मोटर्स, NTPC, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स थे निफ्टी के जहाँ गेनर के जहाँ खरीदारी देखने को मिली। इसके अदानी पोर्ट्स थे जहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी के लूजर स्टॉक्स की बात करिए तो हमने देखा बीते एक दो दिनों में फार्मा स्टॉक्स पे जोरदार तेजी थी। आज दबाव देखने को मिला। डिवीज लैब, HUL, ऐसा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब जैसे स्टॉक्स थे जहाँ दबाव देखने को मिला। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज वापस से हमने देखा कि SBI में फिर से खरीदारी का रुझान देखने को मिला। अभी तक कुछ दिनों का ट्रेंड देखिए, सरकारी बैंकों में कहीं ना कहीं खरीदारी देखने को मिला। HDFC बैंक खराब नतीजों थोड़ी पिटाई हुई थी, लेकिन वापस से अब रुझान पॉजिटिव बनता हुआ तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक में खरीदारी होती हुई दिखी। इसके अलावा निफ्टी बैंक के लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो कुछ स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। कोटक, एक्सिस बैंक थे जहां थोड़ा दबाव देखने को मिला। इंडेक्स गेनर में आज कहीं ना कहीं ऑटो, बैंक निफ्टी ने लीड किया बाजार को और थोड़ा संभालने की कोशिश करता रहा। यही वजह है कि बाजार बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। तो इंडेक्स गेनर में निफ्टी, ऑटो, बैंक, एनर्जी जैसे सेक्टर थे जहां मजबूती देखने को मिली। इंडेक्स लूजर में अगर बात करें कुछ इंडेक्स की, निफ्टी, ऑटो, बैंक जैसे इंडेक्स थे जहां मजबूती थी। इंडेक्स लूजर स्टॉक्स इंडेक्स में कौन से ऐसे इंडेक्स थे जहां दबाव देखने को मिला तो FMCG, फार्मा, PSU बैंक और रियल्टी। फार्मा में हमने देखा एक अच्छी रैली देखने को मिली। PSU बैंक में भी अगर पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड देखेंगे तो एक अच्छी रैली है। तो कह सकते हैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, बिकवाली इसको बिकवाली के तौर पे नहीं ले। रियल्टी में भी हमने बीते कुछ दिनों में लगातार एक अच्छी तेज़ी देखी है, तो ये कमोबेश थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है एक्सपायरी के दिन। लेकिन आज देखिए कई सारे स्टॉक्स थे जो एक साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे थे, अच्छी मजबूती। और रोज शो में मैं आपको 52 हाई स्टॉक्स बताता हूँ। बीते 2 दिनों में मैंने 2 स्टॉक्स की बात की थी, मिर्जा इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स की बात की थी, वहाँ हमने देखा था कि अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। आज देखिए NCC, SML Suzuki, एडोर वेल्डिंग, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स है जहाँ मजबूती देखने को मिली। अब बजाज ऑटो एक ऐसा स्टॉक्स है जो लगातार जो है 52 हाई पे पहुँचता हुआ दिख रहा है, ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एप्टेक की मैंने बात की थी पिछले कुछ दिनों में, वहाँ भी हमने एक तेजी का रुझान बनते हुए देखा। कुछ सेक्टर देखिए आज
हीरो के बजाय आज मैं कुछ सेक्टर्स दिखाता हूं जहां पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं भले लार्ज कैप स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। और बीते कई दिनों से मैं लगातार कह रहा हूं आपको कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में खरीदारी का मजबूत रुझान देखने को मिला। लिबर्टी शूज लेदर शेयर में देखिए, मिर्जा की बात मैं बीते 2-3 दिनों से कर रहा था, वहाँ लगातार तेजी बनी हुई है। पहले 20% का सर्किट, फिर 20% का सर्किट, आज 10% का सर्किट लगता हुआ दिखा। इसके अलावा लेदर में स्टॉक्स में देखिए, लिबर्टी शूज, खादिम, बाटा जैसे स्टॉक्स थे जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां मजबूती थी। आज क्रॉकरी सेगमेंट में देखिए खरीदारी देखने को मिली थी। लाओ पाला, बोरोसिल जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली थी। होटल शेयर लगातार बस कर रहे थे, लेमन ट्री, रॉयल आर्किड, कामेट होटल, एशियन होटल जैसे स्टॉक्स थे। इसमें से कुछ स्टॉक्स 50 हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स में आज के ट्रेंड में अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखा। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स अच्छे मजबूत कर रहे थे। हॉजरी स्टॉक्स देखिए, फिर से खरीदारी के रुझान हमने देखा है कई कुछ हफ्तों के बाद वापस से जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं और हॉजरी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। खासतौर पर लक्स देखिए, लवेबल, रूपा जैसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने एक अच्छी मजबूती देखी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा देखिए निफ्टी की चाल को। निफ्टी के बीते 4 दिनों का ट्रेंड देखिए, खासतौर पर इस हफ्ते का, तो निफ्टी में आखिर हुआ क्या है। निफ्टी के क्लोज और लो को देखिए, हर रोज इस हफ्ते ये ट्रेंड देखने को मिला है कि निफ्टी इंट्राडे में भले ही 600 के नीचे गया हो, लेकिन ये वापस से 600 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। चाहे वो 17 अप्रैल का ट्रेंड देखिए या 18 अप्रैल को देखिए, हर रोज वो 600 के नीचे गया है, लेकिन वापस से उसने 600 को रिटेन किया, उसके ऊपर टिकने में कामयाब हुआ है। भले ही 17,700 को पार नहीं कर पाया, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या निफ्टी को ये संकेत दे रहा है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा अभी गिरने के मूड में नहीं है। और हमने देखा कि आईटी के बिकवाली के बाद वापस से आईटी स्टॉक्स में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला और निफ्टी स्टॉक्स वापस से निफ्टी खासतौर पर इसी वजह से क्या संभलने की कोशिश कर रहा है। इसी चीज़ को समझने हैं अपने जानकारों के साथ गिरीश सोडानी और नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया 89 स्वदेश को समय देने के लिए। गिरीश जी, शुरुआत आपके साथ ही करेंगे। क्या निफ्टी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अब यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं गिरूंगा, या आपको लगता है कि नहीं एक्सपायरी था, थोड़ा सपोर्ट मिल गया, वापस से थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है? देखिए, आपने डेटा बहुत अच्छा शो करा है कि निफ्टी 17,600 के नीचे नहीं जाना चाह रहा। ये सिचुएशंस एक्चुअली अगर आप एक्चुअल डेटा बायर्स एंड सेलर प्रपोजिशंस पे भी देखें या डेरिवेटिव डेटा के साथ भी मैच करके देखें तो ये सच है कि 17,580 का जो एक रेंज है वो कहीं पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर पॉइंट्स कैप्चर करता है। इसके लिए हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17,610 620 तक जब तक निफ्टी रहती है तब तक उसके नीचे की गिरावट का चांसेस बहुत कम बनेंगे क्लोजिंग बेसिस पे ऑब्वियसली। एंड यहाँ से 17,700 17,800 का एक रेंज बाउंड जरूर दिखाई देता है शॉर्ट टर्म्स के लिए, क्योंकि जो बाइंग आई है वो रेगुलर कंज्यूमर मार्केट्स को लेके आई है। गर्मी की छुट्टियां चालू हो गई हैं, ड्यूरेबल सेक्टर्स चालू हो गए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स काफी अच्छे बूमिंग पे आ गया है, बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर काफी अभी स्ट्रांगली मूव आया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज एचसीएल का जो रिजल्ट है वो भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट करके चला गया बाजार के अंदर। वो पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो हाँ, ये जो हम मानते हैं कि निफ्टी का एक रेंज सपोर्ट आ गया है, उसके ऊपर ही चलना चाहिए टाइम फ्रेम के लिए। ये तौर पे ये मानते हुए गिरीश की निफ्टी 600 610 का लेवल है जिस पे लगातार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। नितिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे बैंक निफ्टी पे क्या लग रहा है, 42,000 का लेवल ऐसा है जिसको ये क्या ये सपोर्ट लेगा, और निफ्टी पे भी कमोबेश आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है यहाँ से? देखो, निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट 4 दिन से एक ही जगह पे खड़ा है। मतलब ऊपर में ना ब्रेकआउट दे रहा है ना नीचे में ब्रेकडाउन दे रहा है। तो मैंने भी मेरे क्लाइंट्स को एक ही चीज कह के रखी है, जब तक मार्केट 17,600 के नीचे मतलब 17,580 के नीचे ब्रेकडाउन ना दे तब तक अभी कोई फ्रेश पोजीशन शॉर्ट की साइड में नहीं बनाएंगे। ऊपर में अगर हम लोग बात करेंगे तो 17,700 से लेके 17,720 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर में हमें फिर से 17,900 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गलती से भी कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर से एक फॉलोअप सेलिंग हमें देखने को मिलेगी और मार्केट को 17,400 के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। और नीचे में मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। कंडीशन एक ही होगा कि 17,600 के नीचे एक डाउनसाइड मोमेंटम ओपन होना चाहिए। और रही बात बैंक निफ्टी की, 42,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे अगर बाजार फिसलता है तो फिर हम लोग 41,500 का लेवल भी देख सकते हैं। जब तक मार्केट 42,500 को क्रॉस नहीं करता है तब तक बाइंग की पोजीशंस को अवॉइड करें। अभी थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक से दूर होकर कुछ और स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जहां पे एक फ्रेश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए इंडेक्स थोड़ा सा थकावट दिखा रहा है, लेकिन ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए।
ये मानते हुए कि कहीं ना कहीं इंडेक्स के बजाय आप स्टॉक्स पे देखिए, और ये इस बाजार में ये देखने को मिला। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि इंडेक्स भले ही रेंज में फंसा, बहुत न तेज़ी न गिरावट पिछले 4 दिनों का मैंने इस हफ्ते का ट्रेंड बताया, लेकिन कई स्टॉक्स देखे जहां 10 से लेकर 20% की मजबूती देखने को मिली। तो स्टॉक्स खासतौर पर छोटे मझोले स्टॉक्स में हमने देखा है कि एक तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिखा है। अब फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। विकास कुमार जी ने दौलतगंज से सवाल भेजा है। इनके पोर्टफोलियो में इन्फोसिस के 200 शेयर है 1330 रुपये के भाव पे, अगले 3 महीने के नजरिए से जानना चाहते हैं विकास जी। गिरीश जी, क्या राय होगी इन्फोसिस पे? इन्फोसिस के अंदर मैं अभी बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक बार का लॉस, पार्शियल लॉस बुक करके बाहर होना चाहिए, आधा शेयर्स बुक करने चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इन्फोसिस 1100 1090 के रेंज पे भी डेफिनेटली दिखाई देता है। जिस तरीके की मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, इनके फर्दरली कोई बहुत एक्सपेंशन प्लान्स हमको नहीं नजर आए हैं। अगले 2-3 क्वार्टर्स की भी कमेंट्री अगर हम देखें तो बहुत कोई बुलिशनेस नहीं आई है इन्फोसिस के अंदर, तो मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ उसके अंदर। पार्शियल लॉस बुक एटलीस्ट करना चाहिए। इस जी का यही रहा है कि थोड़ा सा आप जो इसमें से लॉक बुक कर लिए, थोड़े से शेयर्स आप इसमें से निकाल लीजिए, उनको लगता है थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। पवन कुमार जी ने 17 से सवाल भेजा है, विप्रो के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरा IT स्टॉक्स, इनके पास 400 शेयर्स पोर्टफोलियो में हैं, 470 रुपये के भाव पे। नज़रिया इन्होंने लंबा रखा है, 1 साल के नज़रिया से जानना चाहते हैं। क्या राय होगी नितलेश विप्रो पे? देखो, विप्रो एक ऐसी जगह पे खड़ा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अगर ये काउंटर 370 को सस्टेन कर देता है तो हम लोग 360 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें फ्रेश पोजीशंस भी आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन 10 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर ये 360 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करना चालू कर देगा तो फिर से एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है हमें। तो 370 के ऊपर थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर देना, और पहला हम लोग प्लान करेंगे 400 के आसपास का रेजिस्टेंस है, उस वहां तक टारगेट को प्लान करेंगे। अगर ये 410 को क्रॉस कर देता है तो फिर जो आपने जहां पे लिया है वो 450 के आसपास का आपको भाव देखने को मिल सकता है, तो वहां पे एग्जिट की राय पर आते हुए संजय कुमार जी ने रांची से सवाल भेजा है, टाइटन के बारे में जानना चाहते हैं। 10 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 2500 रुपये के भाव पे, अगले 3 महीने के नजरिए से जानना चाहते हैं कि टाइटन में क्या करे। टाइटन पे क्या राय होगी गिरीश? टाइटन बिल्कुल अच्छा लगता है। टाइटन इनको आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। यहाँ से टाइटन का जो एक रेंज हमको दिखाई देता है वो एटलीस्ट 2750 का एक टारगेट रखना चाहिए अगले 3 महीने के टाइम के लिए, और होल्ड करके रखें। बल्कि 2700 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। उपेश जी ने जलगांव से सवाल भेजा है, SCC के बारे में जानना चाहते हैं। 9000 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 14 रुपये 40 पैसे के भाव पे। HCC पे क्या राय होगी नितलेश? देखो, एसएससी ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है नीचे में, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब तक ये काउंटर 15 रुपए 16 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक एक बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये 15 रुपए या फिर 16 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हम लोग ये 21 से लेके 22 रुपए का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरा जो व्यू है एसएससी के ऊपर, 13 रुपए 80 पैसे का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। 16 रुपए का ब्रेकआउट आता है तो स्टॉप लॉस को 15 रुपए के आसपास करके 20 रुपए के टारगेट के लिए आप पोजीशंस को होल्ड करें। तो SCC पे ये राय आते हुए कि 13 रुपये 80 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 16 के ऊपर आता है तो अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। सुनीता जी ने सवाल भेजा है हिमाचल प्रदेश से, लवेबल के 46 शेयर के पोर्टफोलियो में 98 रुपये 6 पैसे के भाव पे, 98 रुपये कह सकते हैं कि भाव पे हैं। वो जानना चाहते हैं क्या कर। आज हमने देखा हौजरी स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। गिरीश जी, लवेबल पर क्या राय होगी आपकी? जब तक ये इनको इस अपना पोजिशन को 107 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस से मेंटेन रखना चाहिए अगले 118 रुपये और 125 रुपये के टाइम फ्रेम, 125 रुपये के रेंज के लिए। ये अगले 1 से सवा महीने का टाइम फ्रेम आ सकता है, क्योंकि लेवल लिंगवी ऑलरेडी हमारा कंज्यूमर गुड्स है, और हमने खुद ने देखा है कि समर सीजन या इस टाइप के सीजन में ये पोजिशन काफी अच्छे निकल के आते हैं, तो ये होल्ड कर सकते हैं। बट 108 रुपये का 108 रुपये के रेंज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपने पोजिशन को होल्ड करें लेवल पे। HS गोत्रा जी ने भेजा सवाल चंडीगढ़ से, ICICI बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। ये इतना स्वदेश के रेगुलर व्यूअर है और अक्सर ये सवाल भेजते रहते हैं। नितलेश जी, ICICI बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 115 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 309 रुपये के भाव पे है, 1 साल का नज़रिया है। अभी इनको शेयर में एक अच्छा मुनाफा हो रहा है और जिस भाव पे इन्होंने लिया वो भाव काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पहले इन्होंने लिया, और इससे लगता है सीधे तौर पे कि ये लंबी अवधि के निवेशक हैं। क्या राय होगी ICICI पे? आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस दीजिए ताकि इनका प्रॉफिट जो है वो कैप रहे। 875 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया मार्केट ने।
अगर इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो यहाँ से और तेजी से बिकवाली देखने को मिल सकती है। और मैंने मेरे क्लाइंट्स को सजेशन दिया 890 के नीचे हम लोग बिकवाली प्लान करेंगे, 820 रुपए का एक पहला टारगेट होगा। तो वही लेवल के साथ मैं जाना चाहूंगा कि अगर आपको रुकना ही है तो 875 एक लास्ट होप की तरह रखें, और जब तक ये काउंटर 900 रुपए के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक इसमें पोजीशंस को होल्ड ना करें। 75 रुपये के स्टॉप के साथ शेयर को होल्ड कर चल सकते तो उसके नीचे आता है गोत्रा जी, तो आप चाहें तो शेयर में प्रॉफिट बुक कर ले थोड़ा, या वापस 89 सदस्य पे सवाल पूछ सकते हैं। हम जानकारी समझने की कोशिश करेंगे कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन 875 रुपये का आप इसमें स्टॉपर्स लगा के चल सकते हैं। ऐसे दिग्गज बैंकिंग स्टॉक, लेकिन एक और दिग्गज कंपनी है जिसके कल नतीजे आने वाले हैं। बाजार बंद होने के बाद नतीजे आएंगे और इसके नतीजों का असर सोमवार के सत्र में देखने को मिलेगा। मैं बात रिलायंस की कर रहा हूं, और कैसे इसके नतीजे रहेंगे जानने के लिए, बताने के लिए स्वामित्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामित्व से समझते हैं कि क्या कैसे नतीजे रह सकते हैं। स्वामित्व, ओवरऑल रिलायंस के नतीजे कैसे देखने को मिल सकते हैं इस तिमाही में? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है, कोई बिग बैंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है एनालिस्ट कम्युनिटी को। रेवेन्यू फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो करीब 2% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एबिटा करीब 4.5% से बढ़ सकता है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। मार्जिन्स जो है 16.6% के आसपास आ सकता है, और जो नेट प्रॉफिट का नंबर होगा वो करीब 6% हायर हो सकता है पिछले क्वार्टर से। अब अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो O2C सेगमेंट जो है वही सेगमेंट ग्रोथ लीड करने वाला है, क्योंकि उसी सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, करीब 9% का ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो रिफाइनिंग मार्जिन्स स्टेडी थे और पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए थे। अब पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स इसलिए भी इंप्रूव हुए थे क्योंकि जो एनर्जी कॉस्ट था फोर्थ क्वार्टर में वो थोड़ा लोअर साइड पे था। अब गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 4% का एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और ये प्योरली हायर वॉल्यूम्स के दम पे देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइसेस जो थे ऑन सिक्वेंशियल बेसिस प्रीटी मच स्टेबल रहे हैं। रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जितना भी ग्रोथ दिख रहा है रेवेन्यू में करीब 3% का, और एबिटा फ्रंट पे करीब 4% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, और ये प्योरली स्टोर एडिशंस के दम पे और ऑपरेटिंग लेवरेज के दम पे हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो O2C सेगमेंट जो है वो ग्रोथ लीड करने वाला है फोर्थ क्वार्टर FY23 में। जी सुमित, हमने देखा है कि रिलायंस जियो के नतीजों पे खासतौर पर उस सेगमेंट की अगर बात करें कि उसमें कैसे देखने को मिल सकता है, खासतौर पे इस क्वार्टर में हमने 5G और इस देखा था प्रेशर का, एक्सपेंशन का प्रेशर देखा था। ओवरऑल रिलायंस जियो के नतीजों से क्या उम्मीद करते हैं? रिलायंस जो कि टेलीकॉम आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उससे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू सिर्फ 2% से बढ़ेगा, एबिटा ग्रोथ भी करीब 2% के आसपास होगा, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो लार्जली फ्लैट रहेगा ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। इनफैक्ट जो कंपनी की एबिटा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ होगी वो स्लोएस्ट एवर होगी लिस्टिंग से लेके अब तक। आरपू जो कि की नंबर है कोई भी टेलीकॉम कंपनी के लिए, वो करीब 179 रुपीज़ के आसपास आ सकता है, और सब्सक्राइबर बेस जो है वो ग्रो होकर करीब 43.9 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशंस है एनालिस्ट कम्युनिटी की। अब जो भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है करीब 2% का रेवेन्यू फ्रंट पे और 2% का एबिटा फ्रंट पे, वो प्योरली सब्सक्राइबर एडिशन के दम पे देखने मिल रहा है। और ये जो लोअर ग्रोथ इसलिए हो रही है कंपनी में क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई भी टैरिफ हाइक नहीं हुआ था, तो कोई मेजर रीज़न एज सच नहीं है बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट करने का रिलायंस जियो से। और उसी के साथ कॉस्ट फ्रंट पे थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए रहेंगे कंपनी के लिए, क्योंकि 5G लॉन्च करने के बाद थोड़े एक्सपेंसेस शूट अप हो चुके हैं कंपनी के लिए। अब नेट प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए भी कम आ रहा है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट हायर साइड पे होने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि स्पेक्ट्रम कॉस्ट जो है वो फैक्टर इन हुआ रहेगा बैलेंस शीट में, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की बढ़ चुकी होगी। अब ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट में अगर हम देखें तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले कि नेट डेट लेवल्स कहाँ पे पहुंच रहे हैं रिलायंस के। पहले ये नेट डेट फ्री था, अब ये नेट डेट जो है कंपनी का 1 लाख करोड़ के ऊपर हो चुका है। इन्वेस्टमेंट्स जो कर रही है कंपनी रिटेल और न्यू एनर्जी वर्टिकल्स में, उसका क्या आउटलुक है उस पर अपडेट लेना इंपॉर्टेंट होगा। जियो फाइनेंशियल्स का जो डी मर्जर है उस पर क्या अब तक अपडेट हो चुका है, क्या नए अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कंपनी में, उसकी तरफ से वो भी ट्रैक करना होगा। और जो भी एक्विजिशंस कंपनी ने किए हैं फोर्थ क्वार्टर पे, उसके बारे में क्या कंपनी के प्लान से आगे चलते वो ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। और टेलीकॉम बिजनेस में आरपू ट्रेजेक्ट्री कैसा रहा है, 5G मोनेटाइजेशन प्लान क्या है आगे चल के, और 5G में कैसा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, कितने यूजर एडिशंस हुए हैं कंपनी के, ये सब ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से। शुक्रिया स्वामित्व ये जानकारी देने के लिए रिलायंस के कैसे नतीजे हो सकते हैं। इस पर फटाफट सवाल भी ले लेते हैं और जानकारों की राय भी ले लेते हैं। बसु जी ने कर्नाटक से सवाल भेजा है। रिलायंस के 360 शेयर के पोर्टफोलियो में है 2395 रुपये के भाव पे। गिरीश जी, आपने सुना कि किस तरह के नतीजों की उम्मीद की जा रही है, और सवाल भी हमारे व्यूअर का है, रिलायंस पे क्या राय होगी? कल मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आने वाले हैं, तो शेयर जो है सोमवार को ही रिएक्ट करेगा।
शेयर सोमवार को रिएक्ट करेगा। रिलायंस के नतीजों से अभी हम बहुत ज्यादा कोई इम्प्रोवाइज होने की जरूरत में नहीं है। उसका रीजन बिहाइंड ये है कि कंपनी ऑलरेडी अपने काफी चीजों को रीस्ट्रक्चर कर रही है। ऑलरेडी इनके लोन बुक्स के ऊपर हम लोगों की काफी नजर रहने वाली है, स्पेशली जो नए जियो कमेंट्रीज हैं उसके ऊपर एक नजर रहेगी। तो रिएक्शंस अगर बहुत इमीडिएट बेसिस पे चाहिए तो ऑब्वियसली आपको एक नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा मंडे के दिन, जो हम ओपनिंग्स के लिए अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली। बट अगर इसका होरिजन अगले 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच का है, तो मैंने जैसे पहले ही बताया है कि मैं इसका टारगेट 2500 से लेकर 2700 रुपए के रेंज के लिए रख रहा हूँ अगले 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो अगर वो उसके लिए होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा नज़रिया लंबा रखना होगा रिलायंस बसु जी आपके लिए। रिलायंस में लगातार मजबूती की संभावना जता रहे हैं। 3 से 6 महीने के लिए मान के चलें गिरीश जी कि 2500 से लेकर 2600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो कई सारे स्टॉक्स की बात की, जो नतीजे आने वाले उसके बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट VIP स्टॉक्स की। नितलेश जी, हमारे दर्शकों के लिए VIP शेयर कौन सा बताएंगे आप? देखो, पहले तो मैं टाटा मोटर के साथ शॉर्ट रिकमेंड करूंगा। अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूअसली एक अपसाइड मोमेंटम के बाद उसमें एक फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिल रहा है, तो 475 के नीचे हम लोग इसमें बिकवाली प्लान करेंगे। कंडीशनल सेल होगा, 475 के नीचे इसमें बिकवाली करना है। 481 का एक स्ट्रिक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इसके नीचे अगर ये बाजार फिसलता है 475 के नीचे, तो पहला टारगेट 460 के आसपास हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। तो ये रहा है। तो कोई और शेयर आपकी तरफ से नितलेश जी? दूसरा वाला जो काउंटर होगा वो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग का पोजीशन बना के चल सकते हैं, और वो वाला बाइंग का जो ट्रेंड होगा टाटा वो होगा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर में अगर हम लोग देखेंगे तो 700 के आसपास हम एक बेस बना रहे हैं, और अगर ये काउंटर 707 रुपए के लेवल को एक ब्रेकआउट दे देता है तो 700 रुपए के स्ट्रिक्टली हम लोग स्टॉप लॉस के साथ 730 के टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अगर 730 को भी क्रॉस कर देता है तो 50% क्वांटिटी को बुक करके 780 को हम लोग टारगेट ट्रेड करेंगे। इसमें आपने स्टॉप लॉस टाटा कंज्यूमर केवल 3 रुपये का दिया है। 703 रुपये 40 पैसे पे क्लोज हुआ है। 700 रुपये का स्टॉप लॉस आपने दिया है। स्टॉप लॉस सही है ये? नहीं सर, 707 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट के बाद लेना है, जी। तब मेरा स्टॉप लॉस 700 रुपए का बिल्कुल। होगा, मतलब 7 ठीक रुपए है। का स्टॉप। तो 707 के ऊपर जाए तब इसमें खरीदारी कीजिए। 700 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और 730 रुपये का टारगेट होगा। टाटा मोटर्स में कंडीशनल सेल है। अगर ये शेयर 475 रुपये के नीचे आता है तब आप बिकवाली कीजिए। 460 रुपये का जो है आपको इसमें टारगेट रखना है। 481 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। जल्दी से गिरीश, आपकी तरफ से VIP शेयर। मैंने एक्चुअली 2 शेयर्स निकाले हैं, ये दोनों फंडामेंटल व्यूज है मेरे। अगले 6 महीने के लिए, 4 से 6 महीने के एक टारगेट फ्रेम के लिए मैं इन दोनों शेयर्स को चूज कर रहा हूँ। एक मैंने लिया GHCL। मैं इसके टारगेट्स को 550 से लेकर 600 प्लस का एक टारगेट लेके चल रहा हूँ अगले 6 महीने के लिए। इनके जो आयरन और ऐश का जो मैन्युफैक्चरिंग है और उसके एक्सपांशन प्लान है, उससे रिलेटेड हमने ये टारगेट मैच करा है। ऑलरेडी सोडा ऐश हम देख रहे हैं कि इसका डिमांड ऑलरेडी काफी हाई है इंडिया के अंदर, और हम इसका भी सिर्फ 70% ऑक्यूपाई करते हैं। एंड GHCL ऑलरेडी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सोडा ऐश का। इनका जो एक्सपांशन है 1.6 मेट्रिक टन हो जाएगा अगले 2025 के अंदर अंदर। तो उसके लिए ये ऑलरेडी अपना एक एक्सपांशन कर रहे हैं। इन्होंने 3500 करोड़ का एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शुरू करा है गुजरात के अंदर। उस वजह से हम इसका टारगेट 600 प्लस लेके चल रहे हैं 6 महीने के टाइम फ्रेम में। दूसरा स्टॉक मैंने बेसिकली कंज्यूमर गुड्स के अंदर लिया है, इसका बजाज इलेक्ट्रिकल। इसका टारगेट मैं 1250 का लेके चल रहा हूँ 6 महीने के टाइम फ्रेम में। ऑर्डर बुक्स अगर हम देखें तो इन्होंने अभी रिसेंटली 564 करोड़ का एक ऑर्डर बुक लास्ट क्वार्टर में बैक करा है। लास्ट क्वार्टर का ऑर्डर बुक ऑलरेडी 1200 करोड़ का था इनका। नए ऑर्डर्स बुक के लिए भी हम काफी पॉजिटिव हैं इस चीज को लेके, और ऑलरेडी इन लोगों का अब भी नया एक बड़ा ब्लॉक डील भी हुआ है 1.9% स्टेक को लेकर। इसके लिए इसका टारगेट हम 1250 के रेंज में लेके चल रहे हैं। एंड जो ऑलरेडी समर सीजन गोइंग ऑन, इन्होंने अपने नए रेट सेवाइज करे, नए प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं और नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी लॉन्च कर रहे हैं ये लोग। तो उस पेस को लेके अभी हम इसी का टारगेट्स पे मेजर करेंगे। तो GHCL खरीदारी करने की सलाह गिरीश जी की तरफ से। और इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल्स खरीदारी करके चलिए। 1250 रुपये का लक्ष्य होगा। दोनों लंबी अवधि के नज़रिए से उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है। गिरीश जी और नितलेश जी, शुक्रिया आपका 89 स्वदेश को समय देने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। लेकिन मेरे साथ मेरी